नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस और ये बुक नंबर 2 है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति और आज हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें ताकि आपको चैप्टर 3 को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं और इसके नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है नियोजन क्या है। नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन का आशय अर्थात मतलब है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। अर्थात हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं का उपयोग करके हम अपने फ्यूचर को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, इसको हम नियोजन कहते हैं। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता में भी नियोजन काफी महत्वपूर्ण होता है और साथ ही साथ यह हमारे जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि नियोजन का मतलब जो है वो ये होता है कि हमारे पास जितने भी संसाधन मौजूद होते हैं उन्हीं का उपयोग करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना, रोजगार में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत के विकास का अर्थ क्या होता है। भारत के विकास का अर्थ, देखिए आजादी के बाद लगभग सभी इसी बात पर अपना सहमति दे रहे थे कि भारत के विकास में अर्थ जो है वो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से है। अर्थात हमारे भारत के समाज के लोग जितने भी थे उन सभी का आर्थिक विकास होना जरूरी है और उनके सभी के लिए एक समान सामाजिक न्याय भी जरूरी है। इस बात पे सभी लोगों की सहमति थी। आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति, किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि इन्हीं लोगों के हिसाब से हमारा देश चलता है, इन्हीं लोगों के अनुसार हमारा देश चलता है। लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उनको ये नहीं लगता था, वो ये कह रहे थे कि केवल जो बिजनेसमैन है या जो उद्योगपति है या जो बड़े बड़े किसान है उन्हीं के भरोसे हम सरकार को नहीं छोड़ सकते। सरकार की प्रमुख भूमिका निभानी होगी। सरकार का काम क्या है कि सरकार का काम है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहिए, उन सभी के लिए एक समान सामाजिक न्याय होना चाहिए। विकास का पैमाना जो है वो पश्चिमी देशों को माना जाता था। अब ये कहा जाता था कि हमारे भारत देश का विकास कैसा होना चाहिए, तो ज्यादातर लोग यही कहते थे कि अमेरिका को देखो, अमेरिका किस तरह से विकास कर रहा है। इसलिए विकास के पैमाने के रूप में पश्चिमी देशों को देखा जाता था। आधुनिक होने का अर्थ क्या था, तो पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। पश्चिमी देश जिस प्रकार से अपने इंडस्ट्री को बढ़ा रहा था, जिस प्रकार से अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा था, जिस प्रकार से अपने उद्योगों को बढ़ा रहा था, उसी तरह से हमारे भारत में भी विकास को देखा जा रहा था, उसी तरह से हमारे भारत को भी विकास करने के लिए अग्रसर किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वामपंथी क्या है। वामपंथी से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके भले की बात, उनके भलाई की बात करने वाले को हम वामपंथी कहते हैं। गरीबों को राहत पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं। वामपंथी लोग जो होते हैं, वामपंथी एक प्रकार का विचारधारा है जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, गरीब लोगों की भलाई की बात करते हैं, साथ ही साथ गरीब लोगों को राहत पहुंचाने वाले नियम कानूनों की बात करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचारधारा को हम वामपंथी विचारधारा कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण पंथी की बात कर लें तो दक्षिण पंथी क्या है, तो यह खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था को समर्थन करते हैं। खुली प्रतिस्पर्धा कहने का क्या मतलब है, कंपटीशन बेस्ड मार्केट का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी आपको इसमें पूंजीवादी मॉडल देखने को मिलेगा क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी ऐसा ही होता था कि सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होता था। तो दक्षिण पंथी के लोग का भी यही कहना था कि बाजार जो है वो कंपटीशन के ऊपर होना चाहिए और इसमें सरकार का हस्तक्षेप जो है वो बिल्कुल कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत
विकास के मॉडल, भारत के अंदर जो विकास का मॉडल था उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे विकास के दो मॉडल थे। पहला तो था उदारवादी और पूंजीवादी, जो आपको पश्चिमी देशों में अक्सर देखने को मिलता है, और दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो भारत में ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ ये भी कह सकते हैं कि उदारवादी भी है, पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, हम सबको लेके साथ में चल रहे हैं। जिससे क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुण समावेश हैं। जैसे कि आपको पता है कि पूंजीवादी कहाँ था, तो अमेरिका के साइड था। समाजवादी कहाँ था, तो रूस के साइड था। तो इन सभी का जो मिश्रण है वो हमारे भारत देश के अंदर देखा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जिसमें है उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल। यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देशों में आपको देखने को मिलेगा, खासकर अमेरिका में यह मॉडल अपनाया गया था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वस्तुओं का उत्पादन जो होता है वो प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से होता है और निजी क्षेत्र के हाथों में होता है। इसमें सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है समाजवादी मॉडल। यह मॉडल सोवियत संघ रूस ने अपनाया था। इसके अंदर सभी चीजों का उत्पादन सरकार द्वारा ही किया जाता है। देश में निजी क्षेत्र नहीं होते, प्राइवेटीकरण नहीं होता, और सरकार का पूरा हक होता है किसी भी कंपनी को, किसी भी उद्योग को देखने का। कंपनियों में, बाजार में, मार्केट में सरकार का हस्तक्षेप होता है। ये सारी चीजें सरकार के अधीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक मॉडल के मॉडल से संबंधित सहमति और असहमति के विभिन्न क्षेत्र। तो हम देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो भारत में जो मॉडल, मॉडल कहने का मतलब है यही मॉडल, पूंजीवादी मॉडल के साथ साथ उदारवादी था और दूसरा था समाजवादी। तो किन मॉडलों को अपनाना चाहिए, इसके ऊपर तर्क वितर्क था। तो कुछ लोगों की सहमति थी और कुछ लोगों की असहमति थी। सबसे पहले हम सहमति के क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय होना चाहिए, ये सहमति के क्षेत्र में था। दूसरा है, विकास के मुद्दे को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो जिम्मेदारियां सरकार को निभानी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है अपितु सरकार को एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। गरीबी उन्मूलन, सामाजिकता और आर्थिक वितरण के काम में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक समाज में रहने वाले लोग सभी अमीर नहीं होते, उसमें किसी किसी व्यक्ति का आर्थिक स्थिति कमजोर होता है, कोई पैसे से गरीब होते हैं, कोई सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं। तो ऐसे में सरकार जो है, इसका मुख्य काम है कि इन सभी लोगों का उन्मूलन करे, इन लोगों का विकास करे, और ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है। वहीं हम असहमति के क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, तो सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर असहमति थी। कुछ लोग ये कहते थे कि नहीं, सरकार इसमें भूमिका न निभाए, ये समाज के लोगों के ऊपर, मतलब कि व्यापारी, उद्योगपति और किसानों के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो ये असहमति में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है यदि आर्थिक वृद्धि से असमानता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्व पर असहमति हो गई। यहाँ पे आर्थिक वृद्धि से असमानता कहने का मतलब है कि एक समाज में रहने वाले कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब, कुछ लोग बहुत जमींदार, कुछ लोग बिना जमीन वाले होते थे। तो इसके मुद्दे पे ना यहाँ पे असहमति थी। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है उद्योग बनाम कृषि तथा निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर असहमति थी। कुछ लोगों का कहना था कि उद्योग को प्राइवेट नहीं करना है, कुछ लोगों का कहना था कि जो जमीन था उसे प्राइवेट, सार्वजनिक क्षेत्र से और प्राइवेट क्षेत्र से प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये असहमति के क्षेत्र थे जिनमें इन दोनों विचारों के लोगों के बीच में किसी किसी पॉइंट पे सहमति था और किसी किसी पॉइंट पे असहमति देखा गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवाद तथा पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को शामिल किया गया। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये नोट के रूप में है, ये आप याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो हमारे भारत देश के अंदर है, इसमें आपको समाजवाद भी देखने को मिलेगा, पूंजीवाद भी देखने को मिलेगा। इन दोनों की विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया था। देश में छोटे उद्योगों का विकास निजी क्षेत्र में किया गया और बड़े उद्योगों का विकास की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर डाल दिया गया। हमारे भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या किया गया, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनका जिम्मेदारी प्राइवेट हाथों में ही है, लेकिन जो बड़े उद्योग है उनकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार के कंधों पे है। इसलिए हम इस व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। पॉइंट हमारा कहता है बॉम्बे प्लान क्या है। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं, याद रखिएगा। 1944 में
जी, भारत देश के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, उनके एक मीटिंग हुई और उसमें एक समूह तैयार हुआ और उन्होंने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव तैयार किया था और इसे ही हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। हम बात करेंगे बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था। तो बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। बॉम्बे प्लान का जो उद्देश्य था, मंशा था, क्या करना था कि सरकार को औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, मतलब पैसे इन्वेस्ट करने के क्षेत्र में बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अब हम बात करेंगे योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग जो है वो अस्तित्व में आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। मार्च के समय में 1950 में योजना आयोग की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने थे और भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और कौन सा रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। केंद्रीय कहने का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वही इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है कि किस तरह की रणनीति बनाने से भारत की अर्थव्यवस्था पहले से और बेहतर होगी, मजबूत होगी। इन चीजों के ऊपर योजना आयोग काम करता है और प्रधानमंत्री जो थे इसके अध्यक्ष बने थे और ये मार्च 1950 में शुरू हुआ था, भारत के आजाद होने के कुछ ही समय के बाद। योजना आयोग की कार्यविधि के बारे में बात कर लेते हैं। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना, मतलब 5 साल के काम करने की विकल्प को चुना। सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए उसके आमदनी एवं खर्च का योजना होगा। सरकार क्या करता है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की आने वाले 5 साल में किन किन कामों पर काम किया जाएगा, उसका आमदनी क्या है और खर्चा क्या है, इन सभी को उस पे लिखा जाता है। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट के 2 हिस्सों में बांटा जाता है। सभी को पैसा दिया जाता है। एक हिस्सा जो होता है वो होता है गैर योजना व्यय का। इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन दैनिक मदों पर खर्च करना है और दूसरा हिस्सा था व्यय का, कि कहां पे कौन सी चीजें खर्च हो रही है। तो ये योजना आयोग के काम करने का तरीका था। अब हम बात करेंगे योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं, प्रमुख काम कौन कौन से होते हैं योजना आयोग के। तो पहला पॉइंट है देश के संसाधनों एवं पूंजी का अनुमान लगाना। हमारे भारत देश के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, कहां से कौन से पैसे आ रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, इन सभी चीजों का अंदाजा लगाना जो काम है वो योजना आयोग का ही है। दूसरा पॉइंट है विकास की योजना बनाना और विकास की प्राथमिकता निश्चित करना। कहां पे स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, डैम बनाना है, ब्रिज बनाना है, इन सभी चीजों का योजना बनाने का काम भी जो है वो योजना आयोग का ही होता है और वो आगे इन सभी को कार्य को करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास योजना के बाधक कारकों का पता लगाना। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण किसी क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, इन सभी मुद्दों को पता लगा के उन तकलीफों को, उन दिक्कतों को दूर करता है, बाधा को दूर करता है और फिर उस जगह को विकास के रूप में अग्रसर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रगति की योजना का मूल्यांकन करना। प्रगति कहने का मतलब है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस किस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, इन सभी चीजों का भी पता लगाना योजना आयोग के मुख्य कार्यों में से एक है। हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। जब पहली बार हमारे भारत देश के अंदर पंचवर्षीय योजना आई थी उसके बारे में। यह योजना जो है 1951 से 1956 तक थी, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में ही बताया था कि पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारे यहाँ रूस से ही लिया गया था और रूस में यह 5 सालों के लिए था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5 सालों के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1951 में शुरू हुआ था तो 1956 तक चला। इसमें ज्यादातर जोर जो था वो कृषि क्षेत्र था, मतलब खेती को लेके इसमें काफी सारे अहम बातें सामने आई थी। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्रों में निवेश किया गया। पैसे सबसे ज्यादा खर्च उस समय कृषि को लेके बांध और सिंचाई के क्षेत्र पे किया गया था। भांगड़ा नांगल परियोजना इसी में से एक थी। आपने भांगड़ नांगल परियोजना के बारे में जरूर पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो है बांगल नांगल परियोजना के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना था। अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। यह योजना 1956 से 1961 में हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया, तो फिर दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो 1956 से 1961 तक बनाया गया।
इस योजना में उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया, इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। देसी उद्योग कहने का मतलब है हमारे भारत देश के अंदर ही जो उद्योग चल रहे थे उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए बाहर से जो वस्तु हमारे भारत में बिकने आ रहा था उस पे शुल्क बढ़ा दिया, टैक्सेज उस पे ज्यादा बढ़ा दिया ताकि हमारे भारत देश की वस्तु हमारे भारत देश में उपयोग हो सके। इस योजना के योजनाकार पीसी महल नोबिस थे, याद रखिएगा, इसको बनाने वाले जो थे वो थे पीसी महल नोबिस। पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाया गया था। जितने भी योजना बनाए जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से उसमें राज्य का कितनी भागीदारी होगी वो बताने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया गया। यह देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। ये देश के जो 5 वर्ष के योजना तैयार होते हैं उसमें यह अपना अहम भूमिका निभाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही इसके सुप्रीम होते हैं। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसके अंतर्गत जितने भी मुख्यमंत्री आते हैं वो सभी इस योजना आयोग के सदस्य होते हैं और इसके अलावा जो योजना आयोग के ऑफिसर होते हैं वो भी इसके अंदर काम करते हैं। पॉइंट हमारा कहता है नीति आयोग। नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आया। देखिए 1 जनवरी 2015 से जो योजना आयोग था इसी का नाम बदल के अब इसे नीति आयोग कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है। नीति शब्द का मतलब होता है विस्तार करना, तो याद रखिएगा ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 जनवरी 2015 से पहले जो योजना आयोग के नाम से जाना जाता था अब वह नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और इसके अध्यक्ष जो है वो हमेशा से आपको पता है देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही हैं। और उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राजीव कुमार को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विकास का केरल मॉडल। अब विकास के केरल मॉडल को समझ लेते हैं। केरल में विकास और नियोजन के लिए अपनाए गए इस मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पे जोर दिया जाता रहा है। देखिए केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा शिक्षा है, सबसे अच्छी व्यवस्था है, वहां के लोग काफी शिक्षित हैं और वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाने की चीजों को लेके गरीबी को दूर करने के ऊपर काफी जोर दिया जाता है। जेसी कुमरप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने विकास की वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की थी जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि के केंद्र में कृषि को ज्यादा महत्व देते हुए या फिर आप कह सकते हैं कृषि को केंद्र में रखते हुए प्रभावशाली तरीकों से बातों को उठाया। तो यहाँ पे 2 चीजों आपको देखना है, चौधरी चरण सिंह ने किसको लेके सबसे ज्यादा बातें की है तो कृषि को लेके। वहीं पे अगर हम गांधीवादी नेता जेसी कुमारप्पा की बात करें तो उन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी को भगाने की बात को सामने रखा था। सुधार के अंतर्गत जमींदारी प्रथा की समाप्ति, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करना, चकबंदी जिसे कहते हैं, और जो काश्तकार थे किसी दूसरे की जमीन पर बटाई के हिसाब से, मतलब जिसे हम बटैया कहते हैं, खेत में काम कर रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान के लिए भूमि स्वामित्व सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम उठाए गए। और 1960 के दशक में जब सूखा और अकाल का समय था तो कृषि की दशा बद से बदतर हो गई थी। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, खाद्य संकट के कारण गेहूं का आयात करना पड़ा, बाहर के देशों से हमें गेहूं खरीदना पड़ा भारत के लोगों के लिए। हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीति बनाई है जो हरित क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। अब उन इलाकों पर ज्यादातर संसाधन लगाने का निर्णय किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और किसान समृद्ध थे। इसलिए आपने देखा होगा कि पंजाब
पंजाब के साइड में किसानों के पास किस किस तरह की मशीनरी है, बहुत अपडेटेड उनके पास ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, हार्वेस्टर वगैरह होते हैं, उनके पास सिंचाई की सुविधा होती है जिससे वो अधिक से अधिक उपज को बढ़ा सके। इसके अलावा सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को चुना है, उर्वरक को चुना है, कीटनाशक को चुना है, बेहतर सिंचाई सुविधा को चुना है और इससे क्या होता है, किसानों को काफी लाभ प्राप्त होता है। उपज की एक निर्धारित मूल्य पर खरीदने की गारंटी भी दी है कि इतने पैसे में सरकार उनसे उन चीजों को खरीद लेगा। इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1 नंबर का वीवीआई प्रश्न रहेगा, आपसे अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में देखा जाता है। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव को जान लीजिए, पॉजिटिव पॉइंट्स को समझ लीजिए। इसके कारण खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। जब हरित क्रांति हुआ तो खेती में बहुत ज्यादा पैदावार में बढ़ोतरी हुई। इसके कारण गेहूं की पैदावार में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। जो 1960 के समय में हमारे भारत में जो भूखमरी का हालत हो गया था, जिस समय गेहूं हमें बाहर से खरीद के लाना पड़ा, आज हमारा भारत जो है वो गेहूं दूसरे देशों को बेचता है। पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हुए क्योंकि यहाँ पे खेती का अच्छा गुणवत्ता वाले अनाज यहाँ पे उगाए जाने लगे। उसके बाद ये जगह जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गए, किसानों की स्थिति में सुधार आया। तो ये सकारात्मक प्रभाव थे। अब हम इसके नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। क्षेत्र के अंदर समाज में असमानताएं बढ़ गई, दूरियां बढ़ती चली गई। हरित क्रांति के कारण गरीब किसान एवं बड़े भूस्वामी के बीच में बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया, जिससे वामपंथी संगठनों का उभार हुआ। क्योंकि वामपंथी तो वही थे ना जो गरीबों के हक की बात करते थे, गरीबों के अच्छे समय के लिए बात करते थे। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है मध्य श्रेणी में भूस्वामित्व वाले किसानों का उजागर हुआ। मतलब मध्यम श्रेणी में आप समझ सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं था और जिनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं था, ऐसा नहीं था, बीच में थे, ऐसे किसानों का यहाँ पे विकास भी होना शुरू हुआ। बात करेंगे श्वेत क्रांति के बारे में। अब देखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दूध एवं विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से शुरुआत होता है अमूल का, जिसका दूध आज पूरा दुनिया पीता है। दुनिया के साथ साथ मैं भारत की बात ज्यादा करूंगा क्योंकि अमूल के प्रोडक्ट तो हालांकि आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, लेकिन भारत में अमूल जो है वो बहुत ज्यादा दूध में, मिठाई में और दही में, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा बिकता है। तो यहीं से शुरुआत हुई थी श्वेत क्रांति से। इसमें गुजरात के 25 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े थे, जो दूधों के उत्पादन करते थे, माल मवेशियों से दूध निकालते थे, वो इस क्रांति से जुड़े और इस मॉडल के विस्तार को ही हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नोट्स इन हिंदी यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।